के वेक्टर के साथ एंगल दैट इज 10 मल्टीप्लाई करते हैं -2 डिवाइड बाय b का मैग्नीट्यूड। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट क्लास में हमने वेक्टर अलजेब्रा के कुछ पीवाईक्यू डिस्कस किए थे, जिसमें हमने जेई और नीट एग्जाम के कुछ पीवाईक्यू डिस्कशन किए थे। आज एक और क्लास उसी चीज़ पे हम लोग डिवोट कर रहे हैं सो दैट कि कुछ और क्वेश्चन नीट के या जेई के हम लोग डिस्कस कर पाएँ। और इसमें मैंने वही क्वेश्चन डालने का ट्राई किया है कि जो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हैं, जिन क्वेश्चंस में एक्चुअली स्टूडेंट थोड़ा फंसता है। हमारे कैंपस में भी जो स्टूडेंट्स आते हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे, इनमें क्या ट्रिक लगेगी, कैसे सोचना है इन क्वेश्चंस के बारे में। तो मैंने इस वाले पीपीटी के अंदर वैसे ही क्वेश्चन डालने का ट्राई किया है। एक्चुअली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, आप खुद से ट्राई करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी रहते हैं जिनमें स्टूडेंट फंस जाते हैं, तो एक बार उनको डिस्कस करते हैं। अगर आप उनको साथ में प्रोसीड करेंगे तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करिएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और फिर अगर आप नहीं कर पाते तो फिर आप इस वीडियो का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई या फिर नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिसेंट ईयर में आज रखे हैं। ठीक है, तो जैसे पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है जेई 2023 का। डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर, देखिए वो कह रहा है इफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप एंड एक वेक्टर और दे रखा है दैट इज 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो दो वेक्टर इनिशियली उसने दे दिए परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे ही आपके माइंड में ये बात आई कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, आपने इमीडिएटली सोचना है कि इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड व्हेन 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 7 द रेशियो ऑफ ए एंड बी पूछी उसने। ठीक है, तो एक तो ए और बी के बीच में यहां एक रिलेशन दे दिया। एक रिलेशन आप यहां से निकाल पाएंगे क्योंकि उसने बोला है कि ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको प्रोवाइड किए गए हैं, इनको मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर बोला, ये आपको परपेंडिकुलर दिए हैं। तो मैं लिखता हूं, मेरे को दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप, एंड सिमिलरली एक बी वेक्टर दे रखा है मेरे को 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। क्योंकि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, इट इंप्लाइज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज जीरो। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को डॉट को जीरो कर देता हूँ। सबसे पहले डॉट कैसे फाइंड करते हैं, एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के साथ, वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट के साथ, और जेड कंपोनेंट को जेड कंपोनेंट के साथ। सिंपल जो हमारी अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन होती है वही करते हैं हम लोग, है ना। तो मेरे पास आ जाएगा, देखिए 2 इंटू ए दैट इज 2a एंड माइनस 3 इंटू बी दैट इज माइनस 3b, एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्लस 4, यही आएगा क्योंकि वहां पे 1 है, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो a डॉट b को हम जीरो कर देते हैं। दैट मीन्स कि 2a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 4। लेट इट बी अ फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली है ए और बी के बीच में, ये एक जो लीनियर इक्वेशन बनाई है, ये मैंने डॉट प्रोडक्ट से निकाली है क्योंकि उसने बोल दिया कि जो भी दो वेक्टर आपको गिवन है वो परपेंडिकुलर है। एक इन्फॉर्मेशन उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है कि 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो मेरे पास एक इक्वेशन डॉट प्रोडक्ट से आ गई, एक इक्वेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड थी। अब हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। दोबारा नेक्स्ट स्लाइड पे ये दोनों इक्वेशन लिख रहा हूं। मेरे पास है 2a माइनस 3b इज इक्वल टू आई थिंक माइनस 4a, लेट मी चेक, यस माइनस 4a, और एक इक्वेशन जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी दैट इज 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 7, दैट इज 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 7। अब ए और बी दो अननोन है, अगर ए और बी पता चल गए तो हमारे पास जो भी वो पूछना चाह रहा है, जैसे आप क्वेश्चन में देखिए उसने पूछा है कि ए और बी का जो रेशियो है दैट इज x बाय 2, तो ए और बी पता चल गए तो x बाय 2 भी पता चल जाएगा कि x कितना है। ठीक है, तो पहला काम इसी में यही है कि हमें ए और बी निकालना है ना। तो ए और बी निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ठीक है, या किसी एक इक्वेशन को कर देते हैं। तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद 3 एंड दिस इक्वेशन विद 2। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पूरी इक्वेशन को विद 3 एंड पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई विद 2। तो देखते हैं दो इक्वेशन क्या बन जाएगी। ये बन जाएगी 6a, ये बन जाएगी माइनस 9b, ये बन जाएगी माइनस 12, और इसको जब 2 से करेंगे तो ये बन जाएगी 6a, ये बन जाएगी प्लस 4b इज इक्वल टू, यहाँ मेरे पास बन जाएगा प्लस 14।
है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, दैट इज -13b, और यहाँ से मेरे पास आएगा, यस -13b, और यहाँ से आएगा मेरे पास माइनस माइनस, ये भी प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा -26। इस माइनस को कैंसिल करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा 26 डिवाइड बाय 13, दैट इज 2। तो b का वैल्यू आ गया मेरे पास 2। ये b का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा a का वैल्यू। तो जो पहला इक्वेशन था मेरे पास, दैट इज 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 7। अगर मैं b का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 3a प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू 2 इज इक्वल टू 7। तो 3a इज इक्वल टू 7 -4, और a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से आएगा 3a इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स कि a इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन में उसने बोला था कि a और b का जो रेशियो है दैट इज x/2, ठीक है। कंपेयर करते हैं, a का वैल्यू आया है 1 और b का वैल्यू आया है 2, ठीक है, इज इक्वल टू x/2। अगर आप इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि x का वैल्यू कितना है, 1, ठीक है। एक्चुअली वो हमसे a जानना चाह रहा था, है ना। तो हमने बोल दिया कि x का वैल्यू कितना है, a। सो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था 2023 में, आंसर आ गया इसका 1, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको डॉट प्रोडक्ट वाला प्रॉपर्टी लगाना था, वहां से एक इक्वेशन आ जाना था और इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करना था, ठीक है। क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि आपको एक a वेक्टर प्रोवाइडेड है, एक आपको b वेक्टर प्रोवाइडेड है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग वेक्टर b विल बी, ठीक है। वही प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन है। इसमें उसने बोला है कि a का जो कंपोनेंट b की तरफ आएगा उसका मैग्नीट्यूड, मतलब वो आपसे फिर से क्या जानना चाह रहा है, a cos थीटा, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग b वेक्टर, मतलब एक्चुअली वो a cos थीटा जानना चाह रहा है। तो निकालते हैं a cos थीटा। a cos थीटा भी बताया था मैंने, a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो ऊपर कर दीजिए a डॉट b, आपको ये a वेक्टर दे रखा है, ये b वेक्टर दे रखा है ना। क्या करेंगे, 2 इंटू 1 दैट इज 2, ठीक है, 3 इंटू 2 दैट इज 6, एंड -1 इंटू 2 दैट इज -2, डिवाइड बाय b का मैग्नीट्यूड। तो b का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो खत्म हो गया, बचा मेरे पास 6 डिवाइड बाय, यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस ये आ जाएगा 4 प्लस ये आ जाएगा 4, तो यहाँ से आ जाएगा 6 बाय √9, एंड 6 बाय √9 क्या होता है, 6 बाय √9 इज 3, दैट मीन्स कि कट करके आंसर आ गया 2। तो हमसे वो जानना चाह रहा था, a cos थीटा जानना चाह रहा था, द आंसर इज 2। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ओके ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास 3 पार्टिकल हैं p q और r, वो इन वेक्टर्स के अलोंग मूव कर रहे हैं, आई कैप प्लस जे कैप, एंड बी वेक्टर दे रखा है जे कैप प्लस के कैप, एंड सी वेक्टर दे रखा है माइनस आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। दे स्ट्राइक ऑन अ पॉइंट एंड स्टार्ट टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। पहले ये तीनों वेक्टर लिख लेते हैं जल्दी से, फिर आगे पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ने का। तो हमारे पास ये वेक्टर आ गया आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर है जे वेक्टर प्लस, सॉरी जे कैप प्लस के कैप, और सी वेक्टर है मेरे पास माइनस आई कैप प्लस जे कैप। तो ये मेरे को एक्चुअली 3 वेक्टर दे रखे हैं, 3 पार्टिकल इन वेक्टर्स के अलोंग आ रहे हैं, ठीक है। फिर वो किसी पॉइंट पे स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक करने के बाद देखिए क्या कह रहा है, नाउ द पार्टिकल पी इज मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन विच कंटेन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। स्ट्राइक किए, ठीक है, स्ट्राइक किए, फिर पी किसी ऐसी डायरेक्शन में जाने लग गया, वो डायरेक्शन ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब पी का जो डायरेक्शन होगा वो ए क्रॉस बी के अलोंग होगा। आई रिपीट, उसने बोला कोलाइड करने के बाद पी का जो डायरेक्शन है वो किसी ऐसी डायरेक्शन में है जो डायरेक्शन ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ऐसा तो हम क्रॉस प्रोडक्ट में बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पी का जो डायरेक्शन है एक्चुअली वो ए क्रॉस सी की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो पहली चीज ये पता चली। अगली चीज देखिए, सिमिलरली द पार्टिकल क्यू इज मूविंग अलोंग द प्लेन विच पार्टिकल सॉरी नॉर्मल इज मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन विच कंटेन वेक्टर ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। इसका मतलब क्यू का डायरेक्शन वो डायरेक्शन है
जो ए क्रॉस सी का डायरेक्शन है, क्योंकि उसने बोला कि क्यू का डायरेक्शन जो है वो ए और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका क्यू उस डायरेक्शन में गया होगा जिसमें ए क्रॉस सी है। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट में हमने बार बार इस बात पे एम्फेसाइज किया था आपको कि जो क्रॉस प्रोडक्ट से नया वेक्टर आता है वो उन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ पी एंड क्यू। तो आपको क्या करना है, पी किस तरफ जा रहा है ये पता कर लेना है, क्यू किस तरफ जा रहा है ये पता कर लेना है। और जब आपको ये पता चल गया कि पी किस तरफ जा रहा है, क्यू किस तरफ जा रहा है, तो फिर पी और क्यू के बीच में एंगल फाइंड करना कोई बहुत बड़ी बात रहेगी नहीं, क्योंकि आप डॉट प्रोडक्ट सीख चुके हैं ना। तो उसमें उसके बाद में उसने यही पूछा कि पी और क्यू के बीच में एंगल कितना है, और एंगल भी एक्चुअली उसने प्रोवाइड कर रखा है, वहां पे हमसे एक्स का वैल्यू जानना चाह रहा है। ठीक है, तो पहला टास्क आपका ये है कि द डायरेक्शन ऑफ पी, द डायरेक्शन ऑफ पी आफ्टर आफ्टर कोलिजन, कोलिजन बोल देते हैं, आफ्टर कोलिजन इज, कौन देगा, इज अलोंग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो अभी मैंने बोली थी उसको लिख के भी बता दिया। पी का डायरेक्शन कोलिजन के बाद वो होगा जो ए क्रॉस बी का होगा। सिमिलरली द डायरेक्शन ऑफ क्यू इज पार्टिकल आफ्टर कोलिजन इज अलोंग, अब देखिए क्यू किसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ए और सी के, इज अलोंग ए वेक्टर एंड इज अलोंग ए क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, तो हमारा टास्क ये है कि हमें ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस सी निकालना है, और दोनों के बीच में एंगल पता करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो करते हैं, ए क्रॉस सी निकालते हैं ना। तो ए वेक्टर भी दे रखा है, बी वेक्टर भी दे रखा है। ए वेक्टर दे रखा है मुझे आई कैप प्लस जे कैप, और वो दे रखा है जे कैप प्लस के कैप। तो फर्स्ट ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए हम डिटर्मिनेंट टेक्निक लगा लेते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप, और ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप, मतलब 1 1 0, और वो दे रखा है जे कैप प्लस के कैप, दैट मीन्स कि 1 और 1। यहाँ से पता करिए कि ए क्रॉस बी कितना आ रहा है। हमारे पास आ जाएगा आई कैप 1 आ जाएगा। ये मैं इसमें ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि हम क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं ना। ठीक है, सिमिलरली उसके बाद जे कैप का कॉफिशिएंट फाइंड करना है, तो माइनस जे कैप, ये कैसे फाइंड करते हैं, इसको इससे, दैट इज 1 प्लस के कैप का कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा, देखिए 1। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 आई कैप माइनस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप प्लस 1 के कैप। सो दिस इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, दिस इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एक दूसरी चीज और फाइंड करनी थी हम लोगों को, दैट इज ए क्रॉस सी। अच्छा, ए क्रॉस सी कैसे निकालेंगे, निकालते हैं ए क्रॉस सी, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर से डिटर्मिनेंट वाली टेक्निक लगाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा आई कैप जे कैप एंड के कैप। ए पहले ऊपर लिख देते हैं 1 1 0। अच्छा, सी वेक्टर देखते हैं क्या था, एक बार सी वेक्टर था -1 माइनस आई कैप प्लस जे कैप, है ना। इसका मतलब ये हो गया -1 माइनस +1 एंड 0। तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास ए क्रॉस सी क्या आ रहा है। देखिए ए क्रॉस सी जब निकालेंगे तो आई कैप का कॉफिशिएंट आ गया 0, सिमिलरली जे कैप का कॉफिशिएंट भी 0 0 इंटू जे कैप प्लस के कैप का कॉफिशिएंट देख लेते हैं। के कैप का कॉफिशिएंट क्या आएगा, इसको हाइड करना है, 1 इंटू 1 1 -1, पहले से भी एक -1 होता तो ये हो जाएगा 2। तो आपके पास आ गया ए क्रॉस सी इज इक्वल टू सिर्फ 2 के कैप। ठीक है, ओके, इसका मतलब जो Q पार्टिकल है वो Z एक्सिस के अलॉन्ग गया है, और जो P पार्टिकल है वो इस वेक्टर के अलॉन्ग गया है, यानी आई कैप 1 आई कैप -1 जे कैप प्लस 1 के कैप। ठीक है, तो मुझे ये पता चलेगा कि पार्टिकल P किधर गया है और पार्टिकल Q किधर गया है। अब पार्टिकल P और Q की डायरेक्शन के बीच का एंगल ही तो फाइंड करना है, तो मेरे को A क्रॉस B भी पता, A क्रॉस C भी पता, इनके बीच का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, इनको हम कुछ नया नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ A क्रॉस B और A क्रॉस C, और फिर इनके बीच का फाइंड करते हैं एंगल। तो मेरे पास आया A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू 1 आई कैप -1 जे कैप प्लस 1 के कैप, एंड जो मेरे पास A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर आया वो आया है मेरे पास 2 के कैप। ठीक है, मुझे इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा कॉस थीटा। एंगल फाइंड करने का बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या आ जाएगा, A वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है मुझे ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ, एंड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ
सॉरी नीचे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस टी वेक्टर। ठीक है, ये कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि इसमें तो है ही नहीं, जीरो आई कैप है, जीरो के कैप, जीरो जे कैप है, तो बचेगा क्या, सिर्फ ऊपर 2 डिवाइड बाय नीचे। मैग्नीट्यूड लेने के लिए यू नो वेरी वेल क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं और उनके एक्स कॉफिशिएंट, वाई कॉफिशिएंट और जेड कॉफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, कंपोनेंट्स का स्क्वायर करते हैं। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास बनेगा यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय रूट 3 इंटू, हमारे पास आ जाएगा 2, इस 2 से ये कट गया, तो इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3। ठीक है, अब उसने बोला था कि एंगल बिटवीन P एंड Q इज कॉस इनवर्स 1 बाय रूट एक्स। इसका मतलब हमारे पास रूट एक्स का वैल्यू आया रूट 3, तो x का वैल्यू फिर क्या हो गया, ये देखिए हमारे पास आया कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3, इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो गया 3, इसका आंसर आ जाएगा 3, द वैल्यू ऑफ x इज 3। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इट्स अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ द टू वेक्टर्स p वेक्टर एंड q वेक्टर इज r वेक्टर। ठीक है, द सम ऑफ द टू वेक्टर्स p वेक्टर एंड q वेक्टर इज r वेक्टर सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उन्हीं में से किसी एक वेक्टर के बराबर है। ठीक है, द एंगल थीटा दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2p वेक्टर एंड q वेक्टर विल मेक विद q वेक्टर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, जो उसने लास्ट में बात बोली है ना, पहले उसको लिखते हैं। उसने, हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा बी द एंगल, लेट अल्फा बी द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ, मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ किसका 2p वेक्टर एंड q वेक्टर मेड विथ q वेक्टर। ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं, जिसके साथ एंगल बनता है उसको लिखा जाता है यहाँ पे, उसको लिख देंगे हम लोग, q के साथ बना रहा है ना, तो यहाँ आ जाएगा q प्लस यहाँ आ जाएगा 2p cos थीटा। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड q वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन 2p वेक्टर एंड q वेक्टर। क्योंकि आप किसी वेक्टर को जब किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और वो रियल नंबर पॉजिटिव है, जैसे कि 2 है, तो उससे उस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब अगर p वेक्टर और q वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो 2p वेक्टर और q वेक्टर के बीच का एंगल भी क्या रहेगा, थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब 2p वेक्टर और q वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, यहां लिखा जाएगा 2p साइन थीटा। ठीक है, लेट इट बी अ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, लेट इट बी अ फर्स्ट इक्वेशन। ओके, हम ये अल्फा ढूंढना चाह रहे हैं कि अल्फा कितना है। ठीक है, अल्फा ढूंढने के लिए अभी हमें कुछ नहीं पता चला कि अल्फा कितना है। अब उसकी जो पहली वाली बात है ना, एक बार उसको सुनते हैं। उसने कहा द सम ऑफ द टू फोर्सेस p वेक्टर एंड q वेक्टर इज r और सच दैट r का जो मैग्नीट्यूड है p के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, p और q का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका फॉर्मूला लगाते हैं और वहां से देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन निकल पा रही है नहीं निकल पा रही। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, इस पे वापस आएंगे। उसने कहा कि जो r वेक्टर है दैट इज p वेक्टर प्लस q वेक्टर, और r का जो मैग्नीट्यूड है वो p के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो उसके लिए तो इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। r का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट p का मैग्नीट्यूड, लेट से p, q का सॉरी p का स्क्वायर आ जाएगा, q के मैग्नीट्यूड को q का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। एंड अगेन p और q के बीच में एंगल थीटा है, 2p और q के बीच में भी एंगल थीटा होगा, अभी मैंने पहले एक्सप्लेन किया इस चीज को। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि r का जो मैग्नीट्यूड है वो p के मैग्नीट्यूड के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो इधर स्क्वेयर आ जाएगा, इधर से स्क्वेयर खत्म हो जाएगा, p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, दैट्स इट। यहां से आप देखेंगे तो आप इस p स्क्वेयर को इसके साथ कट कर सकते हैं और जो बचेगा आपके पास बचेगा q स्क्वेयर प्लस 2pq cos थीटा इज इक्वल टू 0, और यहां से अगर q कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा q प्लस 2p cos थीटा इज इक्वल टू 0, और q तो नॉन जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि q प्लस 2p cos थीटा इज इक्वल टू 0। इससे तो मुझे ये कंडीशन मिल रही है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकंड।
अब सेकंड इक्वेशन से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिला कि q प्लस टू पी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसको यूज करिए फर्स्ट में। फर्स्ट का एक्चुअली डिनोमिनेटर यही है q प्लस टू पी कॉस थीटा। तो अगर फर्स्ट का डिनोमिनेटर q प्लस टू पी कॉस थीटा, इसको जैसे मैं जीरो करूंगा तो tan अल्फा बन जाएगा इन्फानाइट। इसका मतलब tan अल्फा क्या बन गया? इन्फानाइट। इसका मतलब अल्फा क्या हो गया? 90। तो दैट मीन्स कि p और सॉरी 2p वेक्टर और q वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो q के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं देखिए। इसमें कह रहे हैं द एंगल बिटवीन द वेक्टर q वेक्टर एंड द रिजल्टेंट ऑफ 2q वेक्टर प्लस 2p वेक्टर एंड 2q वेक्टर माइनस 2p वेक्टर इज। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से हमें चूज करना कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करिए। उसने कहा q वेक्टर के बीच का और इस वेक्टर और इस वेक्टर के रिजल्टेंट के बीच का, पहले तो इनका और इनका रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं। तो लेट r वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ 2q वेक्टर प्लस 2p वेक्टर एंड 2q वेक्टर माइनस 2p वेक्टर। आपको पता है रिजल्टेंट में क्या करते हैं, पहला वेक्टर प्लस दूसरे वेक्टर का वेक्टर सम ले लेते हैं। इसका मतलब आ जाएगा 2q वेक्टर प्लस 2p वेक्टर प्लस ये पहला वेक्टर हो गया और ये दूसरा वेक्टर है दैट इज 2q वेक्टर माइनस 2p वेक्टर। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला टर्म तो सब्ट्रैक्ट होकर खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? रिजल्टेंट आ जाएगा मेरे पास 4q वेक्टर। अब देखिए जो रिजल्टेंट आया वो q की डायरेक्शन में आया, जस्ट उसका मैग्नीट्यूड 4 टाइम हो जाएगा ना। तो जो रिजल्टेंट आया वो q की डायरेक्शन में आया, जो रिजल्टेंट आया वो q की ही डायरेक्शन में आया, तो उसका q के साथ एंगल क्या होगा? वेरी इजी, जीरो। ये देखो ना, रिजल्टेंट q की डायरेक्शन में ही आ रहा है, तो q के साथ इसका एंगल क्या होगा? जीरो। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ज्यादा सोचना ही नहीं है आपको। सबसे पहले वो रिजल्टेंट फाइंड करना था, वो आया ही q की डायरेक्शन में है, इसका मतलब q के साथ उसका एंगल कितना हो गया? जीरो। ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में क्या कह रहा है? इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स, ठीक है, बोल दिया उसने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। देन इनमें से चारों में से ऑप्शन आपको चूज करना है। मुझे जितना याद आ रहा है ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूनिट वेक्टर्स के लिए प्रूव करी हुई है ना, लेकिन अभी उसने इन जनरल पूछ ली है ना, तो करते हैं प्रूव इस प्रॉपर्टी को। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसी को चेक कर लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो उसको चेक करते हैं। अगर मैच कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का भी चेक करना पड़ेगा। एंड एज आई रिमेंबर, मुझे अच्छे से याद है हमने क्लास में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर वाली प्रॉपर्टी चेक करी हुई है, जो कि साइन की टर्म में आती है, जो कि साइन की टर्म में आती है। ठीक है, तो देखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। हम लिख लेते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। अच्छा, मैग्नीट्यूड को तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है इसका स्क्वायर कर देते हैं, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसका कर देते हैं स्क्वायर। तो मॉड स्क्वायर का मतलब होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट उसी वेक्टर के साथ। मॉड स्क्वायर का क्या मतलब होता है? उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, आपके पास बन जाएगा ए वेक्टर का मॉड स्क्वायर। पहले इस ए वेक्टर का इस पूरे के साथ लेंगे तो आपके पास बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर प्लस, फिर बी वेक्टर का इस पूरे ब्रैकेट के साथ लेंगे तो आपके पास बन जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से आगे देखिए, आगे क्या आ जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड स्क्वायर। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा। अब उसने शुरू में बोल दिया था कि ए का जो मैग्नीट्यूड है और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है और कितना है? आर। तो पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ये देखिए ए डॉट बी और यहाँ पे है बी डॉट ए। तो मैंने जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था तो बताया था कि ए डॉट बी यानी स्केलर प्रोडक्ट इज कमोटेटिव। कमोटेटिव तो मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, दैट मीन्स की 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना। प्लस इसका भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 आर स्क्वायर प्लस यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, ए डॉट बी को लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। फिर से ए और बी का मैग्नीट्यूड पुट कर दीजिए तो आपके पास बन जाएगा 2 आर स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है दैट इज आर, तो आर इंटू आर दैट इज 2 आर। तो ये बन जाएगा 2 आर स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से मेरे पास आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड स्क्वायर। यहाँ पे अभी तक हमारे पास ये आया है ना। अब यहाँ से 2 आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कर रहा हूँ। यहाँ से आ जाएगा मेरे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड
इज इक्वल टू 2r² कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस कॉस थीटा को थोड़ा ट्राई करते हैं लिखने का। हमें पता है कि जो कॉस 2 थीटा होता है दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, नहीं आई थिंक -1, -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब अगर यहाँ पे 2 थीटा होता तो यहाँ पे उस एंगल का वैल्यू आधा हो जाता है। अगर यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा होता तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 -1। ठीक है, 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा हो गया, अगर थीटा आता तो थीटा बाय 2 हो जाता। ये 1 इधर ले आइए तो आपके पास बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये जो 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू आया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 2r², यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और इधर है आपके पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करिए, ये स्क्वायर भी उधर भेजेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4r² कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और स्क्वायर अगर इधर आएगा तो बन जाएगा रूट। इस रूट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव दो वैल्यूज आएंगी, लेकिन इधर मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड तो दो वेक्टर का सम का कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, दैट इज 2r cos थीटा बाय 2। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। अच्छी बात ये है कि हमारा ऑप्शन ए ही मैच करेगा, हमें बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूं, आप सेम क्वेश्चन के लिए एक चीज ये भी कर सकते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी चेक कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपके पास आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाय 2। ठीक है, जब आप माइनस के लिए चेक करेंगे तो आपके पास आएगा 2r साइन थीटा बाय 2। ठीक है, अंडरस्टैंड। इसको हमने यूनिट वेक्टर के लिए प्रूव किया था क्लास में, एज आई रिमेंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स। भाई मैग्नीट्यूड सेम दे दिए हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेट्स से कुछ भी ए लिख लेते हैं ना, ये बोल दिया उसने। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। दूसरी चीज ये कह दी उसने कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। दूसरी चीज उसने ये बोली है, कह रहा था एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी। ऐसा क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किया था, लेकिन वहां पे सिर्फ इतना था, द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा, हमने क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे उसने 2 टाइम बोल दिया। तो करते हैं इसको सॉल्व। इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऊपर आ जाता है स्क्वायर रूट, इधर भी क्या आ जाएगा 2, इस तरफ भी फॉर्मूला लगा देते तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आता है ना, 2ab कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, स्क्वायर रूट गायब करने के लिए दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब शुरू वाली बात सुनिए उसकी, उसने कहा ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैंने ए और बी के मैग्नीट्यूड को ए लिखा हुआ है, जहां जहां आपको बी दिख रहा है वहां वहां ए लिख दीजिए। तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर, यहाँ पे भी a इंटू ए दैट इज 2a स्क्वायर कॉस थीटा, और यहाँ से आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो आपके पास बन रहा है ये 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, इधर इस 4 को अंदर भेजेंगे तो बन जाएगा 8a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करने का ट्राई करते हैं, जो भी कॉस थीटा वाला टर्म है उसको एक साइड ले जाते हैं, और जो दूसरा टर्म है सिर्फ ए के साथ उसको एक साइड रख लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा यहाँ से, ये जो माइनस वाला है इसको उधर ले जाइए तो उधर जाके बन जाएगा 10a स्क्वायर कॉस थीटा, और वो इधर आएगा तो वो बन जाएगा 6a स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे बन जाएगा 10a स्क्वायर कॉस थीटा, और ये उधर जाएगा तो बन जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, ये 2a स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो 8a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर होगा दैट इज 6a स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को खत्म करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 6/10, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5, और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5।
चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है। cos इनवर्स 3/5 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ओके, ये 2022 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर द यूनिट वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा टू ईच अदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। अभी हमने दो रिलेशन प्रूव किए थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के लिए, और उसके नीचे मैंने सब्ट्रैक्शन वाला लिख दिया था ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का। याद करिए, मैंने अभी लिखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जो भी इनका मैग्नीट्यूड है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है ना। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड दिया था, तो मान लो उसको मैंने लिख लिया आर इंटू कॉस थीटा बाय 2। सिमिलरली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्रोवाइडेड कि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये मेरे पास आ जाता था 2r साइन थीटा बाय 2। ठीक है, अब बस ए वेक्टर और बी वेक्टर की जगह उसने बोला क्या है, उसने बोला कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर ये यूनिट वेक्टर हैं तो यहाँ आर की जगह पे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे लिखा क्या जा रहा है, ए और बी का मैग्नीट्यूड जो कि बराबर है, जिसको मैंने आर बोला हुआ है वो भी लिखा जा रहा है ना। तो अगर ए और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो यहाँ आर की जगह क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब मेरे पास बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ, एक मिनट, हम यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू, आर की जगह 1 लिख दीजिए, 2 कॉस थीटा बाय 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय, अंडरस्टैंड। ओके, अब क्या कर दीजिए, दोनों को कर दीजिए डिवाइड। ठीक है, जैसे ही आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है आपके पास। साइन वाला टर्म ऊपर रख लेते हैं, कॉस वाला टर्म नीचे रख लेते हैं, क्योंकि दो दो आंसर मुझे एक्चुअली टैन की फॉर्म में दिख रहे हैं ना। तो ट्राई करते हैं इसको लिखने का। क्या बन रहा है हमारे पास, ओके, सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऊपर रख, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को ऊपर रखते हैं। ठीक है, ए कैप सॉरी ए कैप माइनस बी कैप को ऊपर रखते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा ए कैप माइनस बी कैप अपॉन ए कैप प्लस बी कैप का मॉड इज इक्वल टू, इस साइड क्या है 2 साइन थीटा बाय 2 और इस साइड क्या है 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 से 2 कट गया, एंड साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 बन जाएगा हमारे पास tan थीटा बाय 2, और इस तरफ आ जाएगा मॉड ए माइनस बी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बन जाएगा ए कैप माइनस बी कैप डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। ठीक है, ये जो प्लस वाला है अगर इसको उधर ले जाएंगे तो आपके पास बन जाएगा ए कैप माइनस बी कैप का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का मॉड दैट इज इक्वल इनटू tan थीटा बाय 2। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बन रहा है। ठीक है? हमारे पास आया है ए कैप माइनस बी कैप का मॉड इज इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप का मॉड इनटू tan थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है मुझे सही, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज, एक्चुअली इसका डायग्राम भी था, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। डायग्राम में था हमारे पास दे रखा था एक ए वेक्टर लाइक दिस दे रखा था। ठीक है, और यहाँ से एक बी वेक्टर ऐसे करके ड्रॉ किया। सो दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, और हमें पता है इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसे करके होगा ना, जो दोनों का रिजल्टेंट होगा वो लाइक दिस, यहाँ से ऐसे करके जाएगा। तो दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। लेकिन ध्यान दीजिए ये एंगल उसने 120 दे रखा था, ये एंगल उसने 120 दे रखा था। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब उसने बोला है द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर का एंगल ए माइनस बी के साथ पूछा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए मुझे, पहले तो माइनस बी चाहिए। माइनस बी क्या आएगा, अगर बी का डायरेक्शन ये है तो माइनस बी का डायरेक्शन यहां से इधर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस बी वेक्टर, अंडरस्टैंड। अगर ये ए वेक्टर है ये माइनस बी वेक्टर है, तो ये वाला जो वेक्टर होगा ये इन दोनों का रिजल्टेंट देगा फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब ये क्या होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ध्यान से देख लीजिए, इन जनरल हमारे पास अगर ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो ट्रायंगल की कोई तीसरी साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर क्या देती है, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, जहां पे ए वेक्टर का हेड खत्म हो रहा है वहीं से बी वेक्टर का टेल शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब इस पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लग सकता है। तो इसकी जो तीसरी साइड होगी वो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट ही तो देगी।
तो ये लाइन हो जाएगी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। अब देखिए उसने क्या बोला, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो एंगल देखने के लिए हम लोग टेल टू टेल देखते हैं। तो यहाँ पे ए वेक्टर का भी टेल है, यहाँ पे ए माइनस बी का भी टेल है। तो एक्चुअली वो हमसे ये वाला एंगल अल्फा जानना चाह रहा है, ठीक है, कि ए और माइनस बी का जो रिजल्टेंट आया है वो ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद करिए, मैंने आपको बताया था tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू बी। हम एंगल किसके साथ जानना चाह रहे हैं, ए के साथ, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी कॉस, सॉरी साइन आता है ऊपर, ऊपर आ जाएगा बी साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा ए के साथ एंगल जानना चाह रहे हैं, यहाँ आ जाएगा प्लस बी कॉस थीटा। ऐसे देखते हैं किसी भी दो वेक्टर के रिजल्टेंट का किसी एक वेक्टर के साथ एंगल, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए था माइनस बी का मैग्नीट्यूड आना चाहिए था ना। तो यहाँ पे माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी लिखोगे तो वो भी तो प्लस ही हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सीधा इसको टी लिख दिया, है ना, फॉर्मूला सेम लिख दिया इसका। ओके अब एक बार ये पता कर लेते हैं कि ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है ना। ये थीटा वही तो है, ये थीटा ए और बी के बीच का एंगल थोड़ी है। हमने रिजल्टेंट किसका फाइंड किया, रिजल्टेंट क्या है, ए माइनस बी। तो हमें एंगल भी देखना पड़ेगा ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का, ठीक है। तो क्या करते हैं, ए वेक्टर को अगर हल्का सा मैं आगे लेके जाऊं, ये अगर ए वेक्टर है तो यहाँ पे ए वेक्टर का टेल माइनस बी वेक्टर के साथ मैच कर रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60, तो ये एंगल कितना बचेगा 120। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना है 120, यानी कि ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है 120। तो यहाँ पे जो थीटा लिखा है मैंने वो ए और बी के बीच का नहीं लिखा है, मैंने वो लिखा है ए और माइनस बी के बीच का, ठीक है। तो पुट कर दीजिए वैल्यू थीटा का वैल्यू 120। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से tan अल्फा इज इक्वल टू बी और साइन 120 डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस 120, ठीक है। और cos 120 का वैल्यू यू नो वेरी वेल क्या होता है, माइनस हाफ। तुम्हारे पास आ जाएगा a माइनस 1/2 b, ऊपर आया हमारे पास b, और साइन 120 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा और इन टर्म्स को अरेंज करेंगे तो आपके पास tan अल्फा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2a माइनस बी अपॉन 2, और यहाँ बनेगा आपके पास √3 टाइम्स ऑफ बी, ठीक है, डिवाइड बाय 2। इस 2 से इस 2 को कट कर सकते हो तो आपके पास आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ बी एंड डिवाइड बाय 2a माइनस बी, ठीक है। हमारे पास tan अल्फा ये बन गया। अब चेक करते हैं ऑप्शंस में ऑप्शन सी हमें दिख रहा है जिसमें बन रहा है √3 टाइम्स ऑफ बी अपॉन 2a माइनस बी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। एक बार देख लीजिए दोबारा से। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ओके, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि उसने हमें एक ए वेक्टर दे रखा है, एक बी वेक्टर दे रखा है, और कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ कोप्लेनर वेक्टर सी वेक्टर, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो उसने लिखा है ना कोप्लेनर वेक्टर सी वेक्टर, सच दैट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड ए डॉट बी। तो मैं क्या करता हूँ, अब जो कोप्लेनर वर्ड है इससे मुझे क्या सुजेशन मिला, देखिए ए और बी कौन से प्लेन में है, ए एक्स वाई प्लेन में है, बी भी एक्स वाई प्लेन में, और उसने बोला को प्लेनर वेक्टर सी वेक्टर, इसका मतलब सी का प्लेन भी क्या होगा एक्स वाई प्लेन। अगर सी का प्लेन एक्स वाई प्लेन है तो मैं सी को ले सकता हूं ए आई कैप कुछ भी इन जनरल प्लस बी जे कैप, ठीक है, ये फायदा हुआ है। तो अदरवाइज अगर को प्लेनर ना बोला होता तो फिर हम सी को क्या लेते, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस लेट्स से कोई सी के कैप, है ना, ऐसे करके लेते। लेकिन को प्लेनर वर्ड ने मुझे ये सुजेस्ट किया कि ये वेक्टर भी इन्हीं के प्लेन में, मतलब इसमें भी आई कैप और जे कैप ही होगा, के कैप वाला कोफिशिएंट नहीं होगा। अंडरस्टैंड। अब जो जो वो बोल रहा है वो करते जाते। सबसे पहले उसने बोला ए डॉट सी, तो ए डॉट सी मेरे पास आ जाएगा, देखिए ए वेक्टर ये रहा, उसका सी के साथ डॉट ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, ए का सी के साथ डॉट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। फिर वो कह रहा है बी का डॉट सी के साथ लीजिए, तो बी का डॉट सी के साथ ले लीजिए, तो बी डॉट सी करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक मिनट, बी डॉट सी वो आ जाएगा ए इंटू 2 दैट इज 2a एंड माइनस बी, ठीक है। फिर वो कह रहा है इज इक्वल टू ए डॉट बी, पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं। अब देखिए ए डॉट बी क्या आ रहा है, चेक करिए,
1 into 2 that is 2, then plus 1 into minus 1 that is minus 1 that is equal to 1। इसका मतलब a डॉट b का वैल्यू क्या आया 1। अब उसमें क्वेश्चन में जो बोला था कि a डॉट c बराबर है b डॉट c के और बराबर है a डॉट b के, इसका मतलब a डॉट c बराबर a डॉट b, दैट मीन्स कि a प्लस b इज इक्वल टू 1 एंड सिमिलरली b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b और a डॉट b का वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये भी किसके बराबर आ गया 1 का। तो आपके पास एक इक्वेशन यहाँ से ये बन गया, एक इक्वेशन यहाँ से ये बन गया, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपके पास a और b का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आसान, सॉल्व करना बहुत आसान है। ये प्लस का भी है, ये माइनस का भी है, तो सीधा सिंपल दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आप देखते हैं आपके पास आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है और नीचे है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 1। दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो ये इससे कट गया। ठीक है, बचा क्या हमारे पास 3a इज इक्वल टू 2 और वी कैन से a इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, a का वैल्यू पता चल गया, a का वैल्यू इस फर्स्ट वाली में पुट कर दीजिए तो b का वैल्यू पता चल जाएगा। तो b का वैल्यू आ जाएगा, b का वैल्यू आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 1 माइनस a हो जाएगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 2/3, यानी b का वैल्यू हो जाएगा 1/3। आपको a का वैल्यू भी पता चल गया, आपको b का वैल्यू भी पता चल गया, इसका मतलब आपको c वेक्टर पता चल गया। और देखो पूछा क्या उसने, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोप्लेनर वेक्टर, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड कितना है। तो आप c वेक्टर लिखिए, उसके बाद मैग्नीट्यूड वाला बड़ा सिंपल फॉर्मूला आपको पता है क्या लगाना है। तो आपके पास आ जाएगा c वेक्टर इज इक्वल टू 2/3 i कैप प्लस 1/3 j कैप। ये मेरे पास c वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2/3 का स्क्वायर यानी कि 4/9 प्लस 1/3 का स्क्वायर दैट इज 1/9, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5/9। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 का आंसर आ रहा है √5/9, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। इसमें कहना चाह रहा है लेट a1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया, a2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया, a1 प्लस a2 के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी दे दिया। ठीक है, और कह रहा है कि ये चीज पता करिए, इस चीज का वैल्यू पता करिए। ठीक है, ये सिंपल प्रोडक्ट हो रहा है तो इसका मतलब दोनों के बीच में डॉट है, क्रॉस नहीं लिखा तो दैट मीन्स की डॉट है। ठीक है, ओके तो इस चीज को निकालते हैं, पहले वो मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये ऐसा करते हैं, एक बार a वेक्टर प्लस b वेक्टर इसको खोल लेते हैं। आई थिंक यहाँ से हमें a1 डॉट a2 का वैल्यू पता चलेगा जो कि इसमें रिक्वायर्ड होगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसी से स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास है a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू 5 और इस पे फॉर्मूला लगा देता हूँ इसके मैग्नीट्यूड वाला। क्या हो जाएगा, a1 वेक्टर का मॉड स्क्वायर प्लस a2 वेक्टर का मॉड स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स, वैसे तो होता है यहाँ पे a1 a2 cos थीटा, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि इसको खोलोगे तो वही तो बनेगा, a1 का मैग्नीट्यूड a2 का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग कर दीजिए और a1 और a2 का वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दीजिए, उनके मैग्नीट्यूड्स के वैल्यू दे रखे हैं। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 25 प्लस इसको एज इट इज लिख लीजिए a1 डॉट a2 इज इक्वल टू उधर स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 25 से ये वाला 25 कट गया, हमारे पास आ गया a1 डॉट a2 इज इक्वल टू -9/। ठीक है, इसको हम आगे यूज करेंगे जब उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको लिख लिया हमने साइड में पहले से। अब उसको सॉल्व करते हैं, क्या दे रखा है 2a1 प्लस 3a2। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, दे रखा है हमें 2a1 वेक्टर प्लस 3a2, इसका डॉट लेना है हमें 3a1 वेक्टर और क्या दे रखा है 3a1 वेक्टर -2a2 वेक्टर। ठीक है, ये चीज निकालनी है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए सबसे पहले 2a1 को मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे के साथ, तो आपके पास आ जाएगा, देखिए क्या आएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6 और a1 वेक्टर का मॉड स्क्वायर। सिमिलरली 2a1 को फिर इसके साथ करेंगे तो -2 इंटू 2 4 दैट इज a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर। सिमिलरली फिर इस 3a2 को करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +9 a2 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर एंड सिमिलरली 3a2 को जब इसके साथ करेंगे तो -6 a2 वेक्टर का मॉड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि a1 मॉड स्क्वायर का a1 मॉड का वैल्यू कितना है, a2 मॉड का वैल्यू कितना है, और आप देखिए a1 डॉट a2 जो अभी हमने निकाला है उसको यहाँ पे सीधा यूज कर लेंगे। ठीक है, पुट कर दीजिए 6 इंटू
अब देखिए A1 का मॉड कितना दे रखा है 3 और A2 का मॉड दे रखा है 5, है ना। उसको यूज करते हैं। 3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस, इसको लिख सकते हैं हम लोग A2 डॉट को A1 के साथ जो डॉट है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है तो ये सिंपली ऐड कर देते हैं, तो ये आपके पास बचेगा प्लस का 5 A1 डॉट A2, ठीक है, माइनस 6। अच्छा A2 का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 54 प्लस ये बन जाएगा 5 इंटू A1 डॉट A2 का वैल्यू अभी आपने निकाला दैट इज -9/2, वो भी लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा -9/2 माइनस ये बन जाएगा आपके पास 150, ठीक है, अंडरस्टैंड। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो आपके पास बन जाएगा 54 ये आ जाएगा -45 डिवाइड बाय 2 माइनस 150, ठीक है। और यहाँ से इसको लिख सकते हैं आप 54 माइनस 22.5 माइनस 150। तो क्योंकि ये दोनों टर्म छोटे हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा 54, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा हमारे पास 96, है ना। 54 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 96, दैट मीन्स कि -96 माइनस 22.5, है ना। और इस दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.5 और 6 एंड 2 8 एंड 6 एंड 11, -118.5। देखते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है। -118.5 दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ओके, एक बार दोबारा चेक कर लीजिए मैंने क्या किया है। मैंने इस क्वेश्चन में मुझे रिक्वायर्ड था A1 डॉट A2, तो वो मैंने जो उसने कंडीशन दी थी ना A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर इज इक्वल टू आई थिंक 5 दिया था, तो मैंने उसका यूज किया वहां पे, ठीक है। वहां से एक्चुअली इस चीज का पहले ही वैल्यू निकाल लिया सो दैट कि इसमें रिक्वायर्ड था तो उसमें सीधा सब्स्टिट्यूट कर दिया और आपके पास आंसर आ गया -118.5, ठीक है। तो एक हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कुछ 8 से 10 क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे जेईई और नीट के। इसमें भी मैंने कोशिश करी है, क्योंकि लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन इंटीजर टाइप थे, तो कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो जेईई में पूछे जाते हैं, क्योंकि जेईई में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटीजर टाइप भी पूछे जाते हैं, एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं, तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हुए नहीं थे, तो मैंने इसीलिए कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड किए सो दैट कि थोड़ी सी हेल्प आपकी और हो जाए, ताकि जो जेईई के थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन हैं जिनमें स्टूडेंट फंस जाते हैं उनमें आपको थोड़ा हेल्प मिले, ठीक है। अब जितने क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करने थे वो ऑलरेडी वेक्टर्स के डिस्कस कर लिए हैं। अब क्लास हम स्टार्ट करेंगे कल वाली क्लास से, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से। वैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम आज वाली क्लास मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्चुअली मैंने सोचा कि कुछ और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करे जाए, है ना, वेक्टर्स के। तो दैट्स वाई ये क्लास पूरी की पूरी वेक्टर्स के ऊपर डिवोट करी हमने। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप तक वेक्टर्स के जो भी आपको क्वेश्चन कहीं से भी मिलते हैं उनको ट्राई करिए, कॉन्सेप्ट यही लग रहे हैं बार बार। मैंने यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं PYQ, और क्लास में भी हम लोग हर क्लास में 2 से 4 क्वेश्चन डिस्कस करते थे। तो अगर आप सभी क्वेश्चंस को देखेंगे तो अप्रोच वही है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, रिजल्टेंट, और या फिर यूनिट वेक्टर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, वही प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, या फिर कोप्लेनर वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। आप देखिए इसी वेक्टर, इसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन अभी हमने सी वेक्टर वाला किया है, इसमें ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर से आपको हिंट मिला, तो अगर किसी बच्चे को कोप्लेनर वेक्टर नहीं पता तो वो हो सकता है इस क्वेश्चन में फंस जाए, है ना। तो इसलिए शुरू में मैंने ये सारी डेफिनेशन लिखवा दी थी कि कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, को इनिशियल क्या मतलब क्या होता है, को टर्मिनस का क्या मतलब होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने क्लास नोट्स अच्छे से बना रखे हैं, उनको प्रॉपरली रिवाइज किया है, तो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।